अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द सेल। सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, किन किन ने डिस्कवर किया था, किस किस वजह से डिस्कवर हुआ था, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है। Discovery of cell came into existence when David Jensen in 1590 invented compound microscope and later on Galileo in 1610 designed it properly. सेल डिस्कवर ऐसे हुआ था कि जब 1590 में एक साइंटिस्ट आया था डेविड जेंसन नाम का, उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। और फिर बाद में 1610 में गैलीलियो एक साइंटिस्ट आया था, उसने क्या किया था, उसे प्रॉपरली डिज़ाइन किया था, जिसकी वजह से जो आगे साइंटिस्ट आए आगे सेंचुरीज में, तो उन्होंने क्या किया, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि गैलीलियो और डेविड जेंसन ने इन्वेंट किया था और गैलीलियो ने डिज़ाइन किया था, इस माइक्रोस्कोप की मदद से, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। अब सेल क्या है? सेल, सबसे पहले तो ये टर्म हम देख लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जब एक साइंटिस्ट डेविड जेंसन आया था 1590 में, उसने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और बाद में उसे प्रॉपरली डिज़ाइन किसने किया? 1610 में एक साइंटिस्ट आया था गैलीलियो, उसने डिज़ाइन किया। अब सेल टर्म क्या है? सेल जो है अगर इसे ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है काइटोस, जिसके मायने होते हैं सेल, और एक लैटिन वर्ड है सेला, जिसके मायने होलो स्पेस। सेल की टर्म जो थी सबसे पहले यूज़ किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये एक साइंटिस्ट था जो कि 1665 में आया था। इसने ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप गैलीलियो डेविड जेंसन ने इन्वेंट किया था और गैलीलियो ने उसे डिज़ाइन किया था, इसकी मदद से उसने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक वुड का पीस, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, वो रख के इसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो इसने देखा कि उस जो वुड का पीस है, कॉर्क है, उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे हनी कॉम्ब देखा है ना आपने, उसमें ऐसे करके कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। हनी कॉम्ब में इस टाइप के कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये खाली कमरे हैं। तो रॉबर्ट हुक जो था, उसने देखा कि सेल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक खाली कमरों की तरह स्ट्रक्चर है, जो जैसे हनी कॉम्ब में बने हुए होते हैं। तो उसने इसे नाम दिया सेल। सेल जब हमने यहाँ पर पढ़ा, ग्रीक लैंग्वेज में काइटोस का वर्ड होता है, मायने होते हैं सेल, और लैटिन वर्ड में एक सेला वर्ड है जिसके मायने होलो स्पेस। तो सेल को हम होलो स्पेस क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पीस को ऑब्जर्व किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसने देखा था कि उसमें जो है कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे कि हनी कॉम्ब्स में बने हुए थे, खाली कमरों की तरह। ऐसे हमें ये डिस्कवरी हुई सेल की, और हमें पता चला कि ग्रीक वर्ड काइटोस से सेल निकला है, और लैटिन वर्ड जो कि सेला है, उसके मायने होलो स्पेस क्यों दिए गए थे होलो स्पेस नाम? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, तो उसने देखा था कि उस कॉर्क के पीस में हनी कॉम्ब की तरह कुछ कमरे बने हुए थे, कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तभी उसे लगा कि ये सेल खाली है, और इसने उसे लैटिन वर्ड सेला जिसके मायने होलो स्पेस है, वो नाम दे दिया गया। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई थी। अब आगे देखते हैं हम कि इसके अंदर, सेल के अंदर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कैसे डिस्कवर होती गई। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पीस में सेल को डिस्कवर कर लिया था, तो उसने लैटिन वर्ड सेला नाम दिया था, होलो स्पेसेस, जिसका मतलब था, उसे लगता था कि जो सेल है वो सिर्फ खाली कंपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बाद में डिस्कवरी होती गई, ऐसे ही 1831 में एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन। जब वो ऑब्जर्व कर रहा था ऑर्किड्स के सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने देखा कि
जो सेल है उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी मतलब एक राउंड सी बॉडी बनी हुई है सेल के अंदर। ये सेल है, इसके अंदर जो है एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी बनी हुई है, उसने उसे नाम दिया न्यूक्लियस। तो इस तरह से हमें बाद में पता चला कि सेल जो है वो एक खाली कंपार्टमेंट्स नहीं होते, उनके अंदर जो है कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने स्फेरिकल बॉडी डिस्कवर की थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी होती गई, तो बाद में श्वान ने ऑब्जर्व किया कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंड हुआ है, मतलब उसके इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्म पहरा हुआ है। तो हमें उससे पता चला कि न्यूक्लियस भी है सेल में साइटोप्लाज्म भी है। आगे जब डिस्कवरी हुई तो बाद में शेल्डन और श्वान ने दोनों ने देखा कि सेल जो है वो एक कवरिंग से कवर हुआ है, जिसे हम आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। तो ऐसे हमें पता चला कि सेल जो है वो एक खाली कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो एक बाउंड्री से कवर हुआ है, जिसे हमने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी हमें क्या कहती है? सेल थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट आए थे, शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन जो है बोटानिस्ट था। बोटानिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह की स्टडी करते हैं, और श्वान जो था वो जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो इन दो साइंटिस्ट ने मिलके हमें सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी की फॉर्मेशन रखी थी, मतलब जो बुनियाद थी वो किसने रखी थी? शेल्डन और श्वान, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर रखी थी। तो सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी का क्या था? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? छोटे से छोटे, वो कीड़े से लेकर एक बड़े से बड़े ह्यूमन बीइंग तक, सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में, वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। मतलब एक सेल, ये जो सिर्फ एक सेल बनाया है, इसकी भी एग्जिस्टेंस है अपनी, ये भी प्रॉपर एक फंक्शन कर सकता है, एक अपनी ज़िंदगी रखता है। जैसे कि बैक्टीरिया होता है, वो भी एक ही सेल का बना हुआ होता है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, कितनी डिजीज़ कॉज कर सकता है हमें। तो एक बैक्टीरिया भी अपने अंदर ज़िंदगी रखता है। एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं, जैसे कि हम हैं ऑर्गेनिज्म, हम कितने सारे, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कितने सारे सेल्स के बने हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि एक सेल के अंदर ये इतनी ताकत होती है कि ये सारी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और ये अपना एक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, उससे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो इसी तरह से एक सेल को इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्यों करा दिया? क्योंकि एक बैक्टीरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, और उस एक सेल के अंदर इतनी ताकत है कि वो सारे अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो किसी भी बड़े से बड़े ह्यूमन बीइंग को कोई भी डिजीज़ काज कर सकता है, मतलब उसमें सारी खसूसियात है ना। तो ये सब खसूसियात होने की वजह से सेल को हमने क्या नाम दिया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि अब जब तक ये नहीं होगा, आगे इससे ज़िंदगी नहीं बन सकती, और ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। तो शेल्डन और श्वान ने दो पॉइंट्स दिए थे, वो दोनों पॉइंट्स डिस्कस हो गए। इसके बाद इन्होंने, शेल्डन और श्वान ने एक थर्ड पॉइंट भी बनाया था। उसमें इन्होंने सेल को क्या कहा था कि सेल एक डिनोवो स्ट्रक्चर है। डिनोवो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो नया सेल होगा, नए जो सेल बनते जाएंगे, वो अपने नॉन सेलुलर मटेरियल क्या? जो कि नॉन लिविंग चीज़ें होंगी, जो जान नहीं रखती अपने अंदर, उनसे अराइज होगा नया सेल। जानते हैं कि एक बेजान चीज़ किसी एक नए जानदार को नहीं बना सकती। ये क्या था? एक गलत पॉइंट था जो इन्होंने दे दिया था, जिसकी वजह से एक नया साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्चो। उसने क्या कहा कि सेल जो है, सेल को एक टर्म से
टर्म दी वो थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस टर्म का मतलब था कि नया सेल जो बनेगा वो पहले जो सेल हैं उनसे ही अराइव होगा, मतलब कि एक जानदार ही दूसरे जानदार को बना सकता है। सेल क्या है? सेल पूरी की पूरी एक लाइफ रखता है ना, जैसे कि बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया, पुराना वाला बैक्टीरिया नए बैक्टीरिया को जन्म देगा। ऐसा तक तो नहीं होगा ना कि इस बैक्टीरिया का जो है नया पार्टनर जो है वो किसी कचरे, किसी बेजान चीज़ से बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो शेल्डन शवान थे उन्होंने सेल को डिनोवो स्ट्रक्चर कहा था कि जो नया सेल है वो सिर्फ नॉन सेलुलर मटेरियल से ही आ सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसे सही किसने किया था? इस बात को रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट आया था, उसने सेल को नाम दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस बात का मतलब था कि जो नया सेल बनेगा वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, जो पहले से है सेल उनसे ही नया सेल अराइज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थे हमारी सेल थ्योरी के 3 पॉइंट कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, पहला पॉइंट क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं और सेल जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा पॉइंट क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि नए सेल जो है प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही अराइज होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किस किसने की, और सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। इसके बाद अब हम मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।